Good afternoon everyone, welcome back to Quantifiers. आज जो हम पैसेज करेंगे it is going to be related to a very profound yet a very intimidating concept जो कि mostly students को लगता है, that is philosophy. But before we proceed, if you are a serious CAT 26 aspirant, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, काइंडली ज्वाइन दैट ग्रुप. नाउ व्हाट आर फिलोसफिकल पैसेजेस? फिलोसफिकल पैसेजेस जो हैं काफ़ी बार आपने एग्जाम में देखे होंगे, अगर आपने मॉक टेस्ट दिए हैं या प्रीवियस ईयर पेपर्स जो हैं, अगर आपने उसको इफ़ यू हैड अ चांस टू गो थ्रू देम, आपको दिखा होगा कि फिलोसफी एज अ सब्जेक्ट, जब आप स्टोइसिज्म के बारे में बात करते हो, फिलोसफर्स की बात करते हो, रियलिज्म के बारे में बात करते हो, मेटाफिजिक्स के बारे में बात करते हो, such types of passages in CAT are not uncommon. They are commonly being tested, and yet they are one of the most dreaded passages that you have by the students. Majority of the students do not prefer to attempt philosophical passages, primarily from the point of view कि उसमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग है, बहुत ज़्यादा कई बारी आपके मिस्टीरियस कॉन्सेप्ट्स को जो है डिस्कस किया जाता है, एंड कई बारी इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू रिलेट टू द लाइन ऑफ थॉट ऑफ द ऑथर. सो वी विल ट्राई टू अनरावल द होल मिस्ट्री ऑफ अटेम्प्टिंग द फिलोसफिकल पैसेजेस, एंड लेट अस स्टार्ट. So before we proceed, I would just give you a couple of seconds to go through, or probably a minute to go through the text, so that it becomes easy for us to relate to what the passage is all about. All right, let us proceed. If you feel that you need some more time, you can pause your video and then just go through the text and follow the rest of the video. अब जब भी आपको फिलॉसफी के पैसेजेस देखने को मिलेंगे, उसमें कहीं ना कहीं वोकैबलरी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग जो है आपको डोमिनेशन देखने को मिलेगा. नाउ फिलॉसफी इज एट वंस द मोस्ट सबलाइम एंड द मोस्ट ट्रिवियल ऑफ ह्यूमन परस्यूट्स. मेरी फर्स्ट लाइन में ही इतनी ज़्यादा इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शन है. कॉन्ट्रडिक्शन कैसे है? मैं एक तरफ से बोल रही हूँ कि फिलॉसफी जो है एक बहुत सबलाइम, एक बहुत ज़्यादा डीप कॉन्सेप्ट है ह्यूमन परस्यूट का, राइट, एंड एट द सेम टाइम वो सबसे ट्रिवियल चीज़ है. ट्रिवियल मतलब बहुत मामूली चीज़ है. सो आई एम यूजिंग टू ऑपोजिट कॉन्सेप्ट्स टू डिफाइन एज टू हाउ फिलोसफी एज अ स्ट्रीम, हाउ फिलोसफी एज अ सब्जेक्ट इज समथिंग दैट कनेक्ट्स यू विद अ वेरी ब्रॉडर परस्पेक्टिव, येट विद वेरी ट्रिवियल मैटर्स ऑफ लाइफ. इट वर्क्स इन द माइन्यूटेस्ट क्रैनीज. क्रैनीज होती हैं जो छोटी मोटी आपकी दरारें होती हैं. इट वर्क्स इन द माइन्यूटेस्ट क्रैनीज एंड इट ओपन्स अप द वाइडेस्ट विस्टाज. सो यू आर टॉकिंग अबाउट द बिगर व्यूज. सो बेसिकली आपको लग रहा होगा कि आप एक बहुत छोटी सी किसी दरार के बारे में पढ़ रहे हैं या कुछ है, बट वंस यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, दैट कॉन्सेप्ट ओपन्स डोर्स विच आर वेरी वेरी वाइड. इट ओपन्स अ बिगर पिक्चर बिफोर यू. It bakes no bread, but it inspires our souls with courage. So it is not going to be something that is going to give you food. It is not going to bake anything for you. It is not going to help you in a utilitarian way. That is what the author is trying to say. But at the same time, look at the power of this as a subject. It can inspire our souls with courage. So it makes you strong from within because it is giving you some sort of a food for thought. These illuminations at least, and the contrast effects of darkness and mystery that accompany them, give to what it says an interest that is much more than professional. So why is it, in the first paragraph, what are we talking about? What makes philosophy so special to philosophers? वो सिर्फ एक प्रोफेशनल परसुएट नहीं है. It is something that is bringing about a great unison between the contrast. किस चीज़ का contrast? वो आपको डीप से डीप और मामूली से मामूली चीज़ के बारे में एजुकेट करेगी. हाँ, वो आपके लिए it is not going to bake bread. That means it is not going to be of any utilitarian aspect. मुझे प्रैक्टिकलिटी नहीं फिलॉसफी में इतनी दिखेगी क्योंकि वो एम्पेरिकल नहीं है, लेकिन वो मेरी सोल को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन करेगी, राइट? मेरे को लगेगा मैं बहुत छोटे से कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ रही हूँ. इफ आई से आई जस्ट लेट अस से आई वांट टू रीड अ लिटिल बिट मोर अबाउट व्हाट इज सोल, राइट, व्हाट इज अ ह्यूमन सोल. मैंने सिर्फ सोल कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ना शुरू किया है, बहुत छोटा सा वर्ड है, लेकिन जब मैं इसके बारे में पढ़ रही हूँ, इट हैज़ ओपनड my horizon to a lot of vistas. That means it has opened my doors to a lot of avenues and lot of opinions. So that is the beauty of philosophy, which philosophers they admire,
It may not be a very strong profession, but it is something that provides them with some sort of a satisfaction and contentment to their soul. The history of philosophy to a great extent is that of a certain clash of human temperament. Temperament क्या होता है? जो आपका एक स्वभाव होता है उसको हम टेम्परामेंट बोलते हो. Some people are very jovial by temperament, some people are very reserved by temperament, some may be introverts, some may be extroverts. So what are these? These are the basic aspects of quarrelsome, these are the basic aspects of human temperament. Of whatever temperament a professional philosopher is, he tries when philosophizing to sink the fact of his temperament. So let us say अगर मैं एक फिलोसोफर हूँ जिसको बहुत डार्क, बहुत इमोशनल कॉन्सेप्ट्स पसंद हैं, उनके बारे में पढ़ाई करना पसंद है, उनके बारे में जानना पसंद है. मैं ये बोलती हूँ कि जब आप खुशी के बारे में बात करते हो इट इज़ समथिंग जो कि बहुत शॉर्ट लिव्ड है. लेकिन अगर आप अपने अंदर झांक के अपने इमोशंस को पढ़ने की कोशिश करो, आप फियर एज अ कॉन्सेप्ट या रोना या मुझे डार्कनेस, मुझे नेगेटिव इमोशंस जो है एज अ फिलोसोफर या नेगेटिव कॉन्सेप्ट्स बहुत अट्रैक्ट करते हैं, तो मैं उन नेगेटिव कॉन्सेप्ट्स को, क्योंकि वो मुझे पसंद है, अपनी हर एक राइटिंग में जस्टिफाई करूंगी. मैं आपके ओपिनियन को जो कि पॉजिटिव है कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी. मैं हमेशा अपने ओपिनियन को जो है बहुत ज़्यादा सबलाइम, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा प्योर रखूंगी. क्यों? क्योंकि वो एक कॉन्सेप्ट है जो कि मैं एज अ फिलोसोफर रिलेट करती हूँ. दैट इज़ वॉट ही इज ट्राइंग टू से हियर. टेम्परामेंट इज नो कन्वेंशनली रिकग्नाइज्ड रीजन, so he urges impersonal reasons only for his conclusions. क्योंकि मैंने आपको एक डिराइव्ड कंक्लूजन पे लेके जाना है, तो मैं आपको वही कंक्लूजन्स बताऊंगी जो कि मेरी सोच से मैच करते हैं. मैं आपको कोई फैक्ट्स या रीजंस नहीं दूंगी, क्योंकि मैं फिलोसोफर हूँ. तो मेरा काम क्या है, मुझे अगर कोई चीज़ बहुत अच्छी लगती है, सो गिविंग यू अ वेरी वेरी सिंपल एग्जाम्पल, अगर मैं ये बोलूँ कि रेड जो है मेरे लिए पैशन या लव नहीं सिंबलाइज करता, रेड मेरे लिए ब्लड शेड सिंबलाइज करता है, तो मैं रेड एज अ कलर का जस्टिफिकेशन आपको हर एस्पेक्ट से, हर एंगल में सिर्फ ब्लड शेड का ही दूंगी. आई वुड नॉट जस्टिफाई द अदर एस्पेक्ट दैट इट मे सिग्निफाई लव, इट मे सिग्निफाई टॉलरेंस, इट मे सिग्निफाई पैशन. नो, आई वुड जस्ट जस्टिफाई दैट रेड सिग्निफाइज battlefield, it signifies something that is gory, it signifies death to me, it signifies something that is very unpleasant, something very bloody, right? क्यों? क्योंकि मैं मानती हूँ कि लाल कलर बुरा है. वही चीज़ इसने आपको यहाँ पे बताया है. Yet his temperament really gives him a stronger bias than any of his more strictly objective premises. तो मैं जो है ऑब्जेक्टिविटी में नहीं चलूँगी. मेरा दिमाग अगर मुझे बोल भी रहा है कि लाल कलर को मेरे को ऑब्जेक्टिवली देखना चाहिए, कि लाल के और इंटरप्रिटेशंस होने चाहिए, लेकिन मेरा बायस क्या बोलता है, मुझे लाल रंग नहीं पसंद, तो मैं अपने पर्सनल प्रेफरेंसेस को अपनी राइटिंग्स में जो है एज अ फिलोसोफर जस्टिफाई करूँगी. मैं बाकी चीज़ को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा बायसेस क्या है, मेरा बायसेस ये बोलता है कि मुझे लाल रंग जो है पसंद नहीं है, क्योंकि लाल रंग मेरे हिसाब से डेंजर, ब्लड शेड, बैटलफील्ड, ये सारी चीज़ें जो है सिग्निफाई करता है. इट लोड्स द एविडेंस फॉर हिम one way or the other, making a more sentimental or a more hard-hearted view of the universe, just as this fact or that principle would. He trusts his temperament, wanting a universe that suits it. This is something very important. Wanting a universe that suits it. He believes in any representation of the universe that does suit it. He feels men of opposite temper to be out of key with the world's character, and in his heart considers them incompetent and not in it in the philosophical business, even though they may far excel him in dialectical ability. Dialectical ability का मतलब होता है the ability to reason. डायलेक्ट वर्ड किस चीज़ से रिलेटेड है, बोलने से. आपका डायलेक्ट कैसा है, जैसे हम बोलते हैं कि हर किलोमीटर्स के बाद आपके हर एक लैंग्वेज का बोलने का तरीका जो है, लहजा जो है थोड़ा बदल जाता है. सो डायलेक्टिकल एबिलिटी क्या है, द एबिलिटी टू empirically validate or reason the objections that are presented, right? Now throughout this paragraph, what is he saying? Again, coming back to the example that I discussed with you. So anyone, if I say that there are 20 philosophers sitting in a room, and out of those 20 philosophers, even if one philosopher agrees with my universe,
What is my universe? With my temperament, with my thought process, that red as a color signifies danger, it signifies battlefield, it signifies bloodshed. मैं उसको अपने यूनिवर्स में इन कर लूँगी, उसको मैं बोलूँगी ये एक बहुत बढ़िया बेहतरीन फिलोसोफर है. क्यों? क्योंकि वो मेरे थॉट प्रोसेस, मेरे एक पर्टिकुलर आइडिया, मेरे एक कॉन्सेप्ट, मेरे एक फिलोसफिकल प्रोपोजिशन के साथ अग्री करता है. बाकी जितने भी फिलोसोफर्स हैं, मैं उनको बोलूँगी दैट दे आर अ मिसफिट इन दिस वर्ल्ड, दे आर अ मिसफिट इन दिस यूनिवर्स, दे आर अ मिसफिट इन द होल डोमेन ऑफ फिलोसफी. Why? Because they do not agree with my concept of what red color is. They have a different perception, and anyone who has a different perception beyond my reasoning, beyond my biases, is someone who is not a part of my universe and my world, and I render them futile no matter how strong their argument may be over my unstated premises or over my illogical judgment. मैं उनको consider ही नहीं करूँगी. ठीक? Yet in the forum he can make no claim on the bare ground of his temperament to superior discernment. Discernment होता है डिटेक्ट करना या एबिलिटी जो होती है आपकी किसी चीज को जज करने की. Right? There arises thus a certain insincerity in our philosophical discussions. The most potent, that is the most strong of all premises is never mentioned. Very positively marked men, men of radical idiosyncrasy, who have set their stamp and likeness on philosophy and figure in its history. Plato, Locke, Hegel, Spencer are such temperamental thinkers. Now look at how beautifully उसने अपने stand को जो है validate किया है. उसने क्या बोला है कि generally philosophers क्या होते हैं? They are temperamental thinkers. आज मेरा मन है लाल को बुरा बोलने का, बाद में मेरे को शायद अगले किसी स्टडी में या अगली किसी राइटिंग में अगर मुझे लाल ठीक लग रहा है तो आज मैं लाल के फेवर में बोलूँगी. तो मैं एक टेम्परामेंटल थिंकर हूँ. मेरे मूड पे जो है, मेरे टेम्परामेंट पे, मेरे लाइक्स एंड डिसलाइक्स पे जो है, मेरी फिलॉसफी डिपेंडेंट है. सो ही कैरीज ऑन हिज पॉइंट हियर दैट आई कैन मेक नो क्लेम, आई हैव नो सुपीरियर जजमेंट के यार हो सकता है सामने वाला मुझसे बेहतरीन बात बोल रहा हो, लेकिन मैं उसी जजमेंट पे चलूँगी जो मेरा एक बहुत फॉर्म्ड रैडिकल ओपिनियन है. ठीक? देन ही सेज दैट देर आर, अगर आप पास्ट में देखिए, वन ऑफ द मोस्ट renowned philosophers, right, in the history of the world, Plato, Locke, Hegel, Spencer, they are all temperamental thinkers. And temperamental thinker कौन होता है? जिसको लगता है कि जो मैंने बोला, जो मैंने लिखा, जो मैंने सोचा वही सही है, दूसरा ओपिनियन जो है वो एकदम इनवैलिडेटेड है, बेकार है. राइट? एंड क्या बोला है? Who are these very positively marked men? You look at to them, these are big names in the field of philosophy, and you look up to them कि ये बहुत ही predominant men थे, बहुत eminent philosophers थे. लेकिन ये थे कौन? They were men of radical किसको बोलते हो आप? जिनके बहुत extreme thought process होता है, right? Very radical idiosyncrasy. Idiosyncrasies क्या होती हैं? Typical trait, typical thoughts, typical idea को आप idiosyncrasy बोलते हो, right? तो यानी कि ये लोग कौन थे? जिनके टिपिकल एंड बहुत रूढ़िवादी, बहुत एक्सट्रीम आइडियाज थे, बहुत एक्सट्रीम ट्रेट्स थे, एंड फिर भी हम इन लोगों को बोलते हैं दैट दे आर वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फिलोसोफर्स इन द हिस्ट्री और व्हाट द हिस्ट्री हैज एवर सीन. Most of us have, of course, no very definitive intellectual temperament. We are a mixture of opposite ingredients. Each one present very moderately. We are not extreme. एक्सट्रीम कौन होते हैं? जनरली जो आपके फिलोसोफर्स हैं एंड दुनिया के जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली मार्क्ड मैन हैं, वो मार्क्ड मैन कौन है? प्लेटो, लॉक, हेगल एंड स्पेंसर. ये लोग कौन थे? जिनकी थॉट बहुत रैडिकल थी, बहुत रूढ़िवादी थी, बहुत एक्सट्रीम थी. एंड देन ही सेज व्हेन यू टॉक अबाउट अ कॉमन मैन, मोस्ट ऑफ अस एज ह्यूमंस, वी आर पीपल हु हैव अ वेरी मॉडरेट थिंकिंग. वी आर वेरी ओपन एंड रिसेप्टिव टू मल्टीपल ओपिनियंस, राइट? एंड हम ऑपोजिट इंग्रेडिएंट्स के बने हुए हैं सब लोग. एक साइड मेरे मन का कुछ बोल रहा होगा, दूसरा साइड मेरे मन का कुछ बोल रहा होगा. मैं दोनों ओपिनियंस को वैलिडेट करूंगी, सिर्फ एक को नहीं. नाउ वन पर्टिकुलर डिफरेंस ऑफ टेम्परामेंट इज दैट temperament one is one that has counted in literature
art, government and manners as well as in philosophy. In manners we find formalists and free and easy person. तो यहाँ पे ये आपको क्या बोल रहा है, कहीं ना कहीं आपका डिफरेंस ऑफ टेम्परामेंट जो है हर फील्ड में आपको देखने को मिलता है, चाहे वो मैनर्स से रिलेटेड हो, एटिकेट से रिलेटेड हो, फिलॉसफी में हो. अगर मैनर्स के बारे में बात करें, कुछ लोग कैसे हैं जो बहुत ज़्यादा फॉर्मल होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो बहुत फ्री एंड ईजी पर्सन होते हैं, हु आर नॉट वेरी फॉर्मल. ऑफ कोर्स देयर इज एन एक्सट्रीम. गवर्नमेंट में अगर आप जाओ, कुछ लोग होंगे जो बहुत अथॉरिटेरियंस होंगे, कुछ लोग होंगे जो एकदम रैडिकल होंगे, जो एनार्किस्ट होंगे, जो बोलेंगे मेरे ऊपर लॉ इम्पोज करने की जरूरत नहीं है, आई डोंट फॉलो एनी रूल्स एंड नॉर्म्स एंड लॉज. राइट. लिटरेचर में कुछ लोग आपके प्योरिस्ट होते हैं, कुछ आपके प्योरली एकेडमिक्स में लिखते हैं, कुछ आपके रियलिस्ट्स होते हैं जो कि रियल थिंकिंग के ऊपर चलते हैं. आर्ट के बारे में हम बात करें, कुछ लोग आपके क्लासिक्स होते हैं जो आपके बहुत पुराने क्लासिक्स लिखते हैं जो आज तक पढ़ी जा रही है. क्लासिक्स आपके किस तरह के नॉवेल्स होते हैं जो कि अगर लिखे गए हैं बहुत पहले, लेकिन उनका रेलेवेंस आज भी जो है लिटरेचर की फील्ड में बहुत स्ट्रांग है. या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि रोमांटिक्स हैं. यू रिकग्नाइज दीज कॉन्ट्रास्ट एज फेमिलियर. हमने सुने हुए हैं कि अगर मैं ये बोलूँ कि क्लास में कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके मैनर्स बहुत फॉर्मल है, बहुत प्रिम एंड प्रॉपर हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो थोड़े इजी गोइंग हैं इन टर्म्स ऑफ द मैनरिज्म्स. तो हर जगह हमने हर फील्ड में ऑपोजिट लोगों की बातें सुनी हैं, लेकिन फिलॉसफी में, right, in philosophy we have very similar contrast that covers all these, expressed in the pair in terms of rationalists and empiricists. तो बेसिकली फिलॉसफी में हम उनको कौन से दो कैटेगरीज में फिट इन कर रहे हैं. पहली कैटेगरी है रैशनलिस्ट की, दूसरी कैटेगरी है एम्पिरिसिस्ट की. एम्पिरिसिस्ट मीनिंग योर लवर ऑफ फैक्ट्स इन ऑल देयर क्रूड वेराइटी. Rationalist meaning you're devotee to abstract and eternal principles. Now philosophy has divided philosophers into two categories. एक होता है जो आपका empiricist होता है. वो कौन है? empirical का मतलब क्या होता है? empirical means जब आप facts के बारे में, scientific evidence के बारे में बात करते हो, right? तो कुछ philosophers ऐसे हैं जो facts पे चलते हैं, और कुछ फिलोसोफर्स जो हमारी दूसरी कैटेगरी है जिनको हम रैशनलिस्ट बोलते हैं, ये लोग फैक्ट्स पे नहीं चलते. इनको एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स के बारे में लिखना बहुत ज़्यादा पसंद है. एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स आपके क्या होते हैं? समथिंग दैट योर माइंड कैन नॉट परसीव ईजिली, जिसको समझने के लिए आपको बहुत दूर दूर तक सोचना पड़ता है, वो आपके रैशनलिस्ट्स हैं. राइट. दे रैशनलाइज एवरीथिंग विच इज़ नॉट परसेप्टेबल टू द ह्यूमन माइंड. No one can live an hour without both facts and principles. So it is a difference rather of emphasis, yet it breeds antipathies of the most pungent, that is sharp character between those who lay the emphasis differently. And we shall find it extraordinarily convenient to express a certain contrast in men's way of taking the universe by talking of the empiricists and of the rationalist temper. These terms make contrast simple and massive. This was something that is very important. Please understand that there are again two very different and opposite words used, simple, and simple का opposite क्या है? Massive. अब अगर हम देखें यहाँ पे वो आपको क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, दैट व्हेन यू टॉक अबाउट द जनरल ह्यूमन माइंड, जो कि इन्होंने यहाँ पे भी बोला, अगर आप एक जनरल ह्यूमन टेम्परामेंट, इंटेलेक्चुअल टेम्परामेंट लोगों का देखो, तो वी आर ऑल अ कंप्लीट ब्लेंड ऑफ ऑपोजिट्स. ठीक. लाइकवाइज जब हम नॉर्मल लोगों के बारे में भी बात करते हैं, हम ये बोलते कि हम लोग कुछ भी समय स्पेसिफिकली जो इन्होंने आपको बोला है, हम 1 घंटा भी ऐसा नहीं निकाल सकते अपने दिन में जहाँ पे हम ये बोले कि फैक्ट वर्सेस हम रैशनलिज्म के बियॉन्ड चल रहे, कि मैं सिर्फ फैक्चुअल बात करूंगी, मैं प्रिंसिपल्स की बात या रैशनलिज्म की बात नहीं करूंगी. तो आप 1 घंटा भी नहीं निकाल सकते. व्हाट डज दैट मीन? दैट मीन्स दैट इंटेलेक्चुअली वी नीड बोथ एस्पेक्ट्स इन आवर लाइव्स. लेकिन फिलोसोफर क्या करता है? वो सिर्फ एक एस्पेक्ट से चलता है, या तो वो रैशनलिस्ट होगा या वो प्योरली एम्पेरिकल होगा, एंड वो बेमतलब की जजमेंट को लेके अपने आप को एक्सप्रेस करेगा इन अ सर्टेन वे. राइट. एंड इसने आपको क्या बोला है? इन टर्म्स की वजह से जो इन लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रास्ट है, वो सिंपल कॉन्ट्रास्ट भी है. मैंने आपको ये बोल दिया यार ये रैशनलिस्ट है, ये एक एम्पेरिसिस्ट है.
सुनने में तो बड़ा सिंपल लगता है कि कोई बात नहीं, दिस पर्सन इज़ अ वेरी रैशनलिस्ट काइंड ऑफ अ पर्सन एंड दिस पर्सन इज़ अ वेरी एम्पेरिसिस्ट काइंड ऑफ अ पर्सन। एक लाइन में मैंने बोल दिया, लेकिन ये डिफरेंसेस मैसिव हैं। सुनने में तो सिर्फ दो शब्द हैं, बहुत सिंपल लगते हैं, बट द डिफरेंसेस आर इमेंस, दे आर मैसिव, राइट? मैसिव इन टर्म्स ऑफ व्हाट? यू आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन हु इज प्योरली गोइंग बाय intent, purely going by gut, purely going by abstract concepts. The other is who has a factual side to him, but an abstract side or a creative side totally absent. The other one just has an abstract side, he has no logical or a factual side to him, right? So of course it is very, very difficult to put up with a person whose ideology is so stringent. Rationalism is always monistic. Mono का मतलब क्या होता है? Okay, before we proceed, there is a word used here, antipathy. Path as a word root, अगर हम बोलें, इसका मतलब होता है emotion. ठीक? अब मैंने आपको word दिया antipathy. Anti means against. Path is emotion. तो एंटीपैथी का मतलब क्या है? मेरे अंदर किसी भी टाइप का इमोशन नहीं है, मतलब एंटीपैथी इज एन इमोशन ऑफ स्ट्रॉन्ग डिसलाइक. सो देर इज नो इमोशन ऑफ लव, देर इज नो इमोशन ऑफ सिंपथी, देर इज स्ट्रॉन्ग डिसलाइक. तो यहाँ पे जो इन्होंने वर्ड एंटीपैथी बोला है, एंटीपैथी का मतलब क्या है? राइट? इट इज, सो व्हेन यू टॉक अबाउट दीज, you cannot live an hour without both facts and principles. So it is a difference rather of emphasis, yet it breeds strong dislike of most pungent characters. तो अगर मैं आपको ये चीज़ बोलूँ कि यार आप अपने आप को बोलते हो कि आप empiricist हो, एंड दूसरा बोल रहा है कि मैं एक rationalist हूँ, and I tell you that do you know that you cannot be a rationalist throughout the day, or you cannot be a person who is an empiricist throughout the day. You have to be a blend of both these things. But a person who has got a very sharp or a pungent kind of a temperament, a bitter kind of a temperament, such kind of a person would find this statement very hostile and would dislike you for passing a remark whereby you are saying कि यार कोई moderation अपनी ज़िंदगी में लेके आओ, आप अपनी लाइफ ऐसे नहीं काट सकते by being a pure rationalist or by being a pure empiricist. So such thoughts are not welcomed by people who fall on these two different tangents, right? अब वो आपको क्या बोल रहा है? Rationalism is always monistic. Mono means one. तो rationalism क्या बोलता है? Oneness में बात करता है, unity में बात करता है, वो diversity में बात नहीं करता. It starts from wholes and universals and makes much of the unity of things. So he would probably say this whole universe, you and me, you talk about all the things that are there in the universe. We are all one. There is just a concept of unity and oneness. We are not different. We are just one, right? So he's got a very strict kind of a thought process. Empiricism starts from parts and makes the whole a collection. So he says that we are becoming a whole because we are all different parts that make one whole. So rationalist क्या बोलता है? हम सब अलग नहीं हैं, हम सब में एक oneness है. We are all the same. There is a common binding factor. We are all one. लेकिन आपका जो empiricist है वो क्या बोलता है? He says that we are created of different parts. अगर हम सब अलग अलग part हैं of a single whole, a single universe के हम अलग अलग parts हैं, तो इसका मतलब क्या है? We are not same. We are diverse. So he advocates unity. The other advocates some sort of not contention, some sort of diversity. So it is, So, and makes of the whole a collection, is not averse therefore to calling itself pluralistic. तो rationalist की approach जो है वो थोड़ी plural है, इनकी approach जो है वो काफ़ी ज़्यादा singular है, restricted to oneness है. When you talk about a rationalist, such kind of a person says that we are all diverse. Yes, I understand that. I agree that we are made up of different ideas. We are different people. Rationalism usually considers itself more religious than empiricism. और क्यों religious? क्योंकि religion एक बहुत abstract concept है, एक बहुत deep concept है. उसको समझने के लिए आपको facts नहीं चाहिए, logic नहीं चाहिए. उसको समझने के लिए कहीं ना कहीं आपके अंदर एक deeper urge चाहिए, किसी deep
प्रोफाउंड कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। एम्पेरिसिस्ट क्या बोलता है, दैट आई एम नॉट वेरी रिलीजियस, बट रैशनलिस्ट्स जो हैं हु बिलीव इन वननेस, दे कंसिडर देमसेल्व्स टू बी वेरी रिलीजियस. But there is much to say about this claim. It is true, it is a true claim when the individual rationalist is what is called a man of feeling, and when the individual empiricist prides himself on being hard-headed. फीलिंग किसके अंदर होएगी, जो दिल से चलेगा. दिल से कौन चलेगा, जो फैक्चुअल नहीं होगा. फैक्चुअल कौन नहीं होगा, जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट में बात करेगा. जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट में बात करेगा वो एक रैशनलिस्ट होगा. जो दिमाग से चलेगा वो लॉजिकल होगा. जो लॉजिकल होगा वो फैक्ट्स पे बेस्ड होगा. जो फैक्चुअल बातें करेगा, फैक्ट्स पे, एम्पेरिकल एविडेंस पे, साइंटिफिक वैलिडेशन पे बात करेगा, वो हार्ड हेडेड होगा. हार्ड हेडेड का मतलब क्या है, आप उसको कन्विंस नहीं कर सकते. तो अगेन हम फिर से उसी चीज़ पे आ गए हैं, दैट वी आर टॉकिंग अबाउट टू डिफरेंट पॉइंट्स एट अ सिमिलर स्केल. वन, अ पर्सन हु इज प्योरली डिपेंडेंट ऑन फैक्ट्स, द अदर पर्सन हु इज प्योरली डिपेंडेंट ऑन abstract concepts. I hope the passage was clear to understand. Now, whenever be a passage from philosophy, sociology, archaeology, history, mathematics, science, physical sciences, pure sciences, liberal arts, you will never think more than what the author is trying to talk about. You only have to restrict your opinion to the purview of what the author is discussing in the passage. Should you understand more than what the author is talking about, आपकी जजमेंट जो है ऑथर की जजमेंट को ओवर पावर करेगी. अब लेट अस से अगर मैंने फिलॉसफी पढ़ी हुई है बहुत ज़्यादा, तो दैट डज नॉट गिव मी द फ्रीडम कि मैं एक रैशनलिस्ट को और एक एम्पेरिसिस्ट को अपनी प्रायर जजमेंट के हिसाब से समझ के पैसेज को अटेम्प्ट करूंगी. दैट इज गोइंग टू बी अ ग्रेव मिस्टेक, राइट. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चंस. Why is there an insincerity in philosophical discussions? अब we discussed it somewhere in the beginning of the passage कि जब भी हम philosophical discussion के बारे में बात करते हैं वहाँ पे insincerity होती है. Insincerity किस बात की है? Just go through the options and then we will discuss. Though a philosopher's temperament colors his view, he cannot lay claim to superior insight and judgment on the basis of this. Why, as a philosopher, am I not being able to do or appreciate, let us say, a very different kind of a concept? क्यों? क्योंकि मेरी लॉजिकल जजमेंट, लॉजिकल तो छोड़िए, मेरी जजमेंट किस चीज़ से क्लाउड हो रखी है, मेरे ओपिनियन से, मेरे बायसेस से. मुझे लाल रंग नहीं पसंद, तो अगर आपको पसंद है तो आपकी सोच गलत है. सो हम क्या बोल रहे हैं कि फ़िलॉसफी यानी कि एक फ़िलासफ़र की जो थॉट प्रोसेस है वो क्यों इनसिंसियर है, वो ऑनेस्ट क्यों नहीं है, कैंडिड क्यों नहीं है. तो फर्स्ट वाला जो वो ये बोलते हैं क्योंकि उसके पास इतना सुपीरियर इंसाइट है ही नहीं. किस चीज़ का सुपीरियर इंसाइट नहीं है? उसकी जजमेंट ऐसी है ही नहीं कि वो किसी और के ओपिनियन को जो है अप्रिशिएट कर पाए या किसी और के ओपिनियन को वो रैशनलाइज कर पाए या सोच पाए. क्योंकि उसने क्या बोला है यहाँ पे, हमारे को एक चीज़ बोली है, ही इज जस्ट गोइंग बाय हिज टेम्परामेंट. If I am a philosopher, I do not feel the need to understand or respect other people's opinions. Opposite temper वाले जो हैं मेरी दुनिया से दूर रहें, यही बोला गया है उसमें. So that is why उनकी जो judgment है वो काफ़ी ज़्यादा biased है, insincere है, क्योंकि वो discern ही नहीं कर पाते हैं, वो detect ही नहीं कर पाते किसी चीज़ को. Why? Because they are people who have a very fixed kind of or radical kind of a temperament. रख सकते हैं इसको. A professional philosopher tries to sink the fact of his temperament as it is not a conventionally recognized reason. We are not talking about any conventionality here. कि पहले उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जाता था, अब उस चीज़ को एक्सेप्ट किया जा रहा है या नहीं. हम फैक्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं, रीजंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम बायसेस के बारे में बात कर रहे हैं. तो सेकंड तो नहीं हो सकता. The history of philosophy to a great extent is to a great extent that of a certain clash of human temperaments. Is it a clash of human temperaments? कहीं पे हमें ये पता चलता है कि insincerity in philosophical discussions
जब हम किसी के साथ कोई चीज़ डिस्कस, मैं आपको बोलने ही नहीं दे रही हूँ, आई डू नॉट वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई डिस्कशन सर्कल. वाई? बिकॉज इन माई डिस्कशन सर्कल anyone who matches with my world and my universe will be a part of my discussion. Anyone who does not match with that is going to be out of my discussion. तो क्या मेरी डिस्कशन सिंसेयर है? नहीं है, क्योंकि मैं ऑपोजिट ओपिनियन को तो एक्सेप्ट कर ही नहीं रही हूँ. तो इट इज़ नॉट अ क्लैश ऑफ टेम्परामेंट्स. It is basically your temperament which is trying to overshadow the view of the other. तो ये भी नहीं हो सकता. Temperament loads the evidence for the philosopher one way or the other, making for a more sentimental or a more hard-hearted view. Hard-hearted view किस philosopher के बारे में बोला है? We are talking about the empiricist. And अगर एक philosopher है, unless he is an empiricist, he cannot be hard-hearted. Because हमारे को ये बोला है, they are purely going by an abstract kind of a judgment. They are not working on a judgment that is logical. So the correct answer is going to be option number A, क्योंकि फिलोसोफर का टेम्परामेंट जो है उसके व्यू को कलर करता है, बहुत बायस्ड रखता है, इसीलिए वो किसी और के ओपिनियन को एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहता. आई होप दिस क्वेश्चन वॉज क्लियर. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स as per the claims made in the passage? Now I know that this question cannot be attempted unless I have understood the whole of the passage thoroughly. So 3 points are correct according to the opinion of the author. There is just 1 point that does not make sense. So let us read through it in a reverse order. According to the author, philosophy may have no practical value, but it has a spiritual value. कहीं ना कहीं हमें बताया गया है कि जो आपका एक सेक्ट ऑफ फिलॉसफी है, जिनको हम रैशनलिस्ट बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं रिलीजन के साथ, स्पिरिचुअलिटी के साथ, एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स के साथ बहुत ज़्यादा रिलेट करते हैं. दूसरी चीज़ उसने क्या बोला है, आप मुझे ब्रेड एंड बटर नहीं दे सकते. यू कैन नॉट बेक ब्रेड फॉर मी, बट यू कैन सेटिस्फाई माई सोल. So when you are talking about the concept of religion, when you are talking about specifically the concept of soul, तो soul is a part of spirituality. So हमारे को क्या बोला है, it can inspire our souls with courage. So yes, it does have a spiritual value. तो ये तो दे रखा है, ये false नहीं है, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता. This cannot be my answer. Personality types similar to those found among philosophers. Analogous का मतलब क्या है, similar to those found among philosophers are found in many other fields as well. लिटरेचर में भी मिलते हैं, आर्ट में भी मिलते हैं, गवर्नमेंट में भी मिलते हैं, मैनर्स में भी मिलते हैं, राइट. अब फिलॉसफी में किस तरह के लोग हैं, ऑपोजिट टेम्परामेंट वाले लोग हैं. एक को लाल पसंद है, दूसरे को नफरत है, राइट. लाइकवाइज आपको रोजमर्रा की लाइफ में भी देयर इन द गवर्नमेंट सेक्टर यू वुड कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ पीपल हु आर अथॉरिटेरियंस. एट द सेम टाइम यू वुड कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ पीपल हु आर एनार्किस्ट्स, right. You would come across people who are very formal in terms of their mannerisms. At the same time, you would come across a lot of people who are very casual and easygoing when it comes to their manners, right. So opposites हर फील्ड में आपको मिलते हैं. तो ये भी मेरे को ट्रू है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे को तो फॉल्स वाला करेक्ट आंसर चूज करना है. According to the author, rationalists are generally of a type of a personality that he calls hard-headed. यहाँ पे उसने हार्ड हेडेड इंडिविजुअल किसको बोला है, एम्पेरिसिस्ट को, क्योंकि रैशनलिस्ट जो है वो अपनी बातों को रैशनलाइज करने के लिए एब्स्ट्रैक्ट यानी कि बहुत डीप एंड मिस्टीरियस कॉन्सेप्ट्स की बात करता है. वो फैक्ट्स को तो एक्सेप्ट करता ही नहीं. फैक्ट के बल पे कौन चलता है, जो आपका एम्पेरिसिस्ट है, राइट. फिलॉसफी इज मच मोर पर्सनल दैन इट इज ऑफ अ प्रोफेशनल इंटरेस्ट. ये कैटेगोरिकली आपको दे रखा है कि मेरे लिए वो प्रोफेशनल नहीं है इतना जितना वो मेरे लिए एक पर्सनल एस्पेक्ट है. क्यों? क्योंकि मैं प्रोफेशन के हिसाब से नहीं चल रही, मैं अपने पर्सनल रीजंस का इम्पोजिशन जो है किसी और के ऊपर कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को जो चीज़ अच्छी लगती है मैंने उसी के ऊपर फिलॉसफी बना के लिख दी, राइट. सो द करेक्ट आंसर इज दिस इज ऑल्सो गिवन इन द पैसेज. दिस इज वन पॉइंट दैट इज not given in the passage, hence this becomes a correct answer, because he is not calling the rationalists as hard-hearted. He is calling the empiricists as hard-hearted people. So this is going to be the answer for question number 2.
Now do you understand, in order to answer questions जहाँ पे true and false वाले ऐसे दे रखे हैं from the purview of the passage, it is not something which is a specific detailed question. For that matter, इन दोनों questions के लिए जो हैं आपको पूरे passage की knowledge होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इन दोनों questions as in इस question type से. What according to the author can lead to the simple and massive contrasts in philosophy? अब सिंपल एंड मैसिव कॉन्ट्रास्ट इन फिलोसफी, ये मैं बोल सकती हूँ थोड़ा मेरा पैराग्राफ स्पेसिफिक क्वेश्चन है क्योंकि उसका मेंशन यहाँ पे किया गया है, लेकिन मेरा सारा ये थ्रेड जो है एक ही चीज़ के आसपास बंधा हुआ है, और वो क्या है? वी आर टॉकिंग अबाउट इनहेरेंट कॉन्ट्रडिक्शंस विच आर नॉट वेलकम्ड एट सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम. अब यहाँ पे मैसिव एंड सिंपल का उसने क्या बोला था कि सुनने में तो बड़ा ईजी लगता है, दो कैटेगरी ऑफ फिलोसोफर्स हैं, एक रैशनलिस्ट है, दूसरा एम्पेरिसिस्ट है, लेकिन ये एक छोटा सा डिफरेंस भी एक बहुत ही मैसिव डिफरेंस है. क्यों? क्योंकि उनके थॉट प्रोसेस, उनकी आइडियोलॉजीज, उनके प्री डायलेक्शंस एब्सोल्युटली डिफरेंट है एक दूसरे से. द स्ट्रॉन्ग एडहेरेंस दैट इज फॉलोइंग समथिंग to one's line of thought and complete distrust in others' way of seeing things. मैंने क्या इसीलिए ये बोला है कि जो एक एम्पेरिसिस्ट है वो रैशनलिस्ट को डिस्ट्रस्ट करता है एंड वाइस वर्सा, इसीलिए इनका की डिफरेंस जो है वो मैसिव एंड सिंपल है या सिंपल येट मैसिव है? नो. मैंने क्या बोला है कि सुनने में बड़ा आसान लगता है कि ये रैशनलिस्ट है, ये एम्पेरिसिस्ट है. जो रैशनलिस्ट है वो एब्स्ट्रैक्ट से चलता है, टोटली विदाउट लॉजिक. जो एम्पेरिसिस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ लॉजिक पे चलता है. एंड व्हेन यू टॉक अबाउट अ कॉमन मैन ऑफ अ कॉमन इंटेलेक्चुअलिटी, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू सस्टेन इवन अ सिंगल आवर without having principles plus a logical approach. But look at these people. They are categorized into two different clubs, but their difference is fundamentally so massive. For a normal human being with a normal intellectual ability, it is not possible. But these people, because of their likings and dislikes, their likes and dislikes, they are making it possible, which is massive. तो ये तो नहीं हो सकता. The difference in laying emphasis on either facts or abstract principles. Bottom line नहीं है, मीटिंग पॉइंट नहीं है दोनों का. वो ये नहीं है कि एक दूसरे को गलत बोल रहे हैं, लेकिन वो ये बोल रहे हैं कि मेरा ओपिनियन सुप्रीम है. इसका मतलब ये नहीं है मैं तुम्हारे ओपिनियन को गलत बोल रही हूँ. मैं ये बोल रही हूँ अगर मैं एक रैशनलिस्ट हूँ, हाँ मेरा ओपिनियन जो है वो सबलाइम है, प्योर है, सुप्रीम है. मैंने ये नहीं बोला कि अगर आप फैक्ट्स पे चल रहे हैं तो आपका ओपिनियन गलत है. ओके, सो we can keep this as a viable answer choice. A devotion to either facts or abstract principles, thus separating the rationalist from the empiricist. क्या ये एक सिंपल वो है? ये सुनने में सिंपल है, लेकिन कायदे से ये सिंपल नहीं है. ये बहुत एक मैसिव डिफरेंस है. वही तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता. A balance between facts and principles without which one cannot live. ये एक कॉमन इंटेलेक्चुअल आदमी के लिए है, लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट दीज टू ग्रुप्स ऑफ पीपल, वो तो बैलेंस मानते ही नहीं है. तो मेरा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2. द डिफरेंस इन लेइंग एम्फोसिस ऑन आइदर फैक्ट्स और एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स, एंड दिस इज व्हाट मेक्स इट वेरी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड दीज पीपल, बिकॉज फॉर देम देर इज नो मीटिंग पॉइंट. दे आर नॉट सेइंग व्हाट आई एम सेइंग इज करेक्ट, व्हाट यू आर सेइंग इज रबिश, बट दे से दैट because I am a person with a very abstract kind of a thought process, I am very religious, I do not agree to what I do not subscribe to the opinion of the other person. मेरा opinion बस मैंने इसी opinion में रहना है, मुझे facts नहीं चाहिए. फैक्ट वाला क्या बोलता है? मुझे इसी ओपिनियन में रहना है, मुझे एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें नहीं चाहिए. लेकिन जो एक मिडिल ग्राउंड वाला नॉर्मल इंटेलेक्चुअल होता है, वो बोलता है कि मेरे लिए एक घंटा भी इन दोनों चीज़ों के बिना सस्टेन करना बहुत डिफिकल्ट है. राइट? What does the word monistic as used in the passage refer to? अब हमने दोनों कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था. जो रैशनलिस्ट है वो बिलीव करता है इन द यूनिटी ऑफ थिंग्स, तभी वो अपने आप को मोनिस्टिक एंड सिंगुलर बोलता है. जो आपका एम्पेरिसिस्ट है वो बहुत सारे पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स से एक होल बनता है, उसमें बिलीव करता है. तो उसका अप्रोच क्या है? बहुत प्लूरल है, प्लूरलिस्टिक अप्रोच है. Right? That is the fundamental difference between these two people. So what does monistic as used in the passage refer to? It starts from wholes and universals and makes much of the unity of things. So it is talking about cohesion and unity.
It does not believe in diversity. So, the whole seen as a collection of small parts that are independent. अगर small parts हैं that are independent तो वो monistic नहीं है, वो plural है, और plural है तो यानी कि वो एक empirical approach है. The unity in all existing things. This is going to be the correct answer. A simple and massive defining factor of rationalism. There is no simple and defining factor of rationalism. Here we are trying to differentiate between rationalism and empiricists का जो thought process है based on how they consider the universe to be. Intellectualism as an idealistic and optimistic tendency. This is totally out of scope. So the correct answer is going to be option number B. So I hope you found the passage a little interesting and a little insightful in understanding कि philosophy के जो passages हैं, अगर आपने ध्यान से देखा हो तो passage पढ़ने में हमें time लगा, लेकिन questions हमारे easily हो गए. ये एक यूजुअल फिनोमिना है जो देखने को जनरली, आई एम नॉट स्टेटिंग ऑलवेज, बट जनरली आपको यही देखने को मिलेगा कि फिलॉसफी के पैसेजेस को पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, रिटेन करना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन उसके पैसेजेस के जो क्वेश्चंस हैं दे आर प्रिटी इजी एंड प्रिटी डायरेक्ट, राइट? So if you practice a little bit more related to philosophy or abstract concepts, so anything that comes from the domain of philosophy would be quite relatable and quite understandable to you as a test taker. So that's about it for today's class. I hope you did enjoy the session. Thank you and have a nice day.